नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर देहरादून से ही लेते हैं। यहां पर लगातार दूसरे दिन जेपी नड्डा की वर्चुअल मीटिंग होनी है। आज शाम सभी सांसदों से जेपी नड्डा जुड़ने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि कल नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, संगठन मंत्री से बात की थी और आज सांसदों की बारी है। और बुलेटिन में अब बात सीएम तीरथ सिंह रावत की। तो आज सीएम दो अहम बैठक करने वाले हैं। कोविड और मानसून सीजन को लेकर सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। थोड़ी देर में सचिवालय में कोविड को लेकर यह बैठक होनी है। वहीं शाम 4 बजे मानसून सीजन को लेकर सीएम बैठक करेंगे। सीएम इस दौरान हालात और तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के डीएम बैठक से जुड़ेंगे। और बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। दीपांकर, पहले तो ये बताइए कि आज जेपी नड्डा की सांसदों के साथ बातचीत है, ये बातचीत किस तरह की होगी? और दूसरा ये कि जो सीएम बैठक लेने वाले हैं, क्या ये बैठक, जो पहली बैठक थी, वो शुरू हो चुकी है? दीपांकर, आवाज मिल रही है आपको? लगता है दीपांकर तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम बातचीत करने की उनसे कोशिश करेंगे। तो हम आपको बता दें, एक तो जेपी नड्डा आज सांसदों के साथ बातचीत करने वाले हैं और दूसरा आज सीएम तीरथ सिंह रावत दो बैठक लेने वाले हैं, जो कि काफी अहम मानी जा रही है। एक तो कोरोना को लेकर बैठक है, जो 10:30 बजे यानी अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी या शुरू हो चुकी है, जिस पर दीपांकर से हमें बात करना था। और दूसरी शाम के 4 बजे मॉनसून सीजन को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अब उत्तराखंड में मॉनसून सीजन भी शुरू होने वाला है और इसको लेकर तैयारियों की समीक्षा होगी। तो दोनों बैठक काफी अहम मानी जा रही है, चाहे वो कोविड को लेकर हो, उसके नियंत्रण को लेकर हो, या फिर मॉनसून सीजन के तैयारियों को लेकर हो। तो दो बैठक आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं और उत्तराखंड में ये दोनों इस वक्त बड़ी चुनौती बना हुआ है। एक तो मॉनसून सीजन और दूसरा आने वाला मॉनसून सीजन और दूसरा कोविड, और इसी को लेकर दो अहम बैठक आज सचिवालय में हो रही है। बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, अगर आवाज मिल रही है आपको तो पहले तो ये बताइए कि आज जेपी नड्डा सांसदों के साथ एक वर्चुअल बैठक करने वाले, मीटिंग करने वाले, उसका एजेंडा क्या रहने वाला है? और दूसरा, आज दो बैठक सीएम लेने वाले हैं और दोनों बेहद अहम है। तो पहली बैठक क्या शुरू हो चुकी है? प्लीज। जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है। आपको मिल रही है दीपांकर आवाज? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, जी। बिल्कुल। पहला सवाल यही है कि आज जेपी नड्डा एक मीटिंग करने वाले हैं सांसदों के साथ, उसका एजेंडा क्या रहने वाला है? और दूसरा, जो सीएम तीरथ सिंह रावत पहली बैठक लेने वाले थे, क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है? नीलू, अब से कुछ देर के बाद जो बैठक सचिवालय में हो रही है, खासकर कोविड को लेकर, उसकी मुख्यमंत्री शुरुआत करने वाले हैं थोड़ी देर में। इसके अलावा जेपी नड्डा, जो सबसे बड़ी बात है कि जेपी नड्डा आज एक बैठक लेने वाले हैं शाम में, जिसमें सांसद शामिल रहेंगे। इसके अलावा कल भी शुक्रवार को उन्होंने वर्चुअली एक बैठक ली थी, जिसमें प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि पूरी तरीके से बीजेपी संगठन इस वक्त सक्रिय रहे, काम करे। इसके अलावा मदन कौशिक का कहना है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, कि आज जेपी नड्डा सभी सांसदों से, प्रदेश अध्यक्ष खुद मतलब मदन कौशिक से और प्रदेश प्रभारी से बातचीत करेंगे। इसके अलावा अगले 3 दिन मदन कौशिक सभी डिस्ट्रिक्ट्स की बैठक लेने वाले हैं और उसके बाद फिर प्रदेश संगठन के महामंत्रियों की बैठक होनी है। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री इस कोशिश में है कि किसी तरीके से हालात को कंट्रोल किया जाए, कोरोना किस तरीके से चल रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, मॉनसून सीजन जो सर पर है उसको किस तरीके से उस हालात का जायजा लिया जाए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में, उनकी सीधी नजर इस वक्त उत्तराखंड के हालात पर बनी हुई है। क्योंकि खास बात यह भी है कि चुनावी साल है और बीजेपी कहीं पर भी नहीं चाहती कि हालात कमजोर पड़े। नीलू, बिल्कुल। और जो अभी पहली बैठक सीएम लेने वाले हैं, उसमें कौन कौन शामिल हो रहा है? क्योंकि डीएम से बातचीत हो रही है, तो वो डीएम सब जुड़ चुके हैं और किस तरह के दिशा निर्देश होंगे कोविड को लेकर, क्योंकि पहली बैठक कोविड को लेकर ही है दीपांकर?
हाँ बिल्कुल नीलू, कोविड को लेकर जो बैठक होनी है आपसे कुछ देर में, उसमें सभी जिलों के डीएम शामिल होंगे, मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे, इसके अलावा सेक्रेटरीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, इसके अलावा चाहे हेल्थ हो, इसके गृह हो, होम हो, या सभी हो, सभी के सेक्रेटरीज इसमें मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री के सलाहकार इसमें मौजूद रहेंगे। और ये पिछले अगर हम एक साल से देखें तो हर सैटरडे को एक देखा गया कि मीटिंग पूरे जिले राज्य की समीक्षा या डिस्ट्रिक्ट की समीक्षा मुख्यमंत्री करते रहे। लेकिन अब स्थिति यह है कि कोविड के केसेस भले ही कम हो रहे हो, लेकिन पहाड़ में बड़ी चुनौती है और पहाड़ के 9 डिस्ट्रिक्ट इस वक्त कोविड से जूझ रहे हैं। ऐसे में पहाड़ में किस तरीके से संक्रमण को रोका जाए, ये बात जेपी नड्डा की बैठक में भी सामने आई थी कि पहाड़ में किस तरीके से हेल्प पहुंचाई जाए। और फिर जो शाम में 4 बजे बैठक होनी मानसून की, वो भी काफी अहम बैठक होगी क्योंकि 25 दिन में मानसून सीजन शुरू होना है और लगभग 25,000 किलोमीटर सड़कें उत्तराखंड में ग्रामीण इलाकों में, और उन ग्रामीण इलाकों में क्योंकि अगर बरसात में सड़कें टूटेंगी तो वहां पर कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आएगी, दवाओं की दिक्कतें आएंगी, अस्पताल मरीजों को लाने ले जाने में दिक्कतें आएंगी। इस सब को लेकर आज का दिन चाहे सरकार के लिहाज से हो चाहे संगठन के लिहाज से हो, दोनों लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है। नीलू, चलिए ठीक है दीपांकर, इस बैठक पर नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे और फिर इस पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पिथौरागढ़ की बात करें, यहां से खबर आ रही है जहां पर पिथौरागढ़ घाट एनएच चुपकोट के पास भारी लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद हो गया है। हालांकि दोपहर के बाद एनएच के खुलने की उम्मीद की जा रही है। जिले को जोड़ने वाले अहम हाईवे के बंद होने से लोग परेशान हो गए हैं। हाईवे के दोनों सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। तो लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश तो रुक गई है लेकिन इसके बावजूद लैंडस्लाइड का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिथौरागढ़ से खबर है जहां पर पिथौरागढ़ घाट एनएच चुपकोट के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ता बंद हो चुका है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि दोपहर बाद एनएच को खोल दिया जाएगा। इससे जुड़ने वाले अहम हाईवे भी बंद हो गए हैं, लोग परेशान हैं और हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। और टिहरी जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अब प्रशासन ने 4 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है, जिसके लिए 2.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है। नरेंद्रनगर कोविड हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता बढ़ा दी गई है, तो खाड़ी में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, लेकिन वेंडर नहीं मिलने से इसमें थोड़ी सी देरी हो रही है। तो हम नरेंद्र नगर में ऐसा सोच रहे हैं कि उसको ऑगमेंट कर दिया जाए। उसके अलावा एक खाड़ी भी जो केंद्र है वो भी हमारे रडार में है कि वहां पर भी हम लोग एक ऑक्सीजन प्लांट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। धनराशि की व्यवस्था हमने कर ली, हमने करीब 2.5 करोड़ धनराशि की व्यवस्था हमारे पास हो चुकी है और हम लोगों को बस हम वेंडर ढूंढ रहे हैं जो जल्दी से जल्दी लगा पाए। और अल्मोड़ा जिले के गांव में तेजी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और कोरोना से अब तक जिले में 124 लोगों की जान चली गई है। वहीं जिले में 1450 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अल्मोड़ा बेस के साथ ही रानीखेत, चकुटिया, धौलादेवी सहित कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें लगा दी हैं, जिससे कम लक्षण वाले मरीजों का इलाज ब्लॉक स्तर पर ही मिल सके। बेस चिकित्सालय तो हमारा डीसीएचसी है ही, यहाँ पर सारे केस हमारे जितने सीवियर केसेस हैं वो हैंडल हो रहे हैं। इसके अलावा हमारा रानीखेत चिकित्सालय भी हमारा आर्मी के साथ हमारा 50 बेड का बन गया है। और उसके अलावा हम हर विकास खंड में सीएससी जितने हैं, पीएससी है, उनमें हम लोगों ने बेड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स रख दिए हैं ताकि जितने भी माइल्ड से मॉडरेट केस हैंडल हो सके हम लोग वहाँ पर हैंडल कर पाएँ। और रामनगर कोतवाली में पुलिसकर्मियों को फेस शील्ड वितरित किए गए हैं। देश के उभरते क्रिकेटर अनुज रावत ने कोरोना काल में फ्रंट लाइन में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए रामनगर पुलिस को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की थी। इस बजट से पुलिसकर्मियों के लिए फेस शील्ड खरीदे गए, जिसका क्रिकेटर अनुज रावत और उनके माता पिता के हाथों वितरित किया गया। जिस तरह से पुलिस सेवा कर रही थी 24 घंटे लोगों की, तो हमारा भी यही माध्यम था कि हम डायरेक्ट खुद लोगों के पास जाएं और उनकी हेल्प करें। बट जिस तरह से देखा हमने पुलिस मदद कर रही है, तो हम पुलिस की तरफ पास गए कि नैनीताल पुलिस की अपनी जो क्षेत्र की पुलिस है कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाकी चीज़ें तो सारे हम अंडर कंट्रोल है, लेकिन हम जो ये चाहते हैं कि हमारे ऐसा हो। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हम छोटा जेस्चर हमारी तरफ से है कि हम इतना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इस तरह से उनको उन्होंने कहा कि हमें फेस शील्ड की ज़रूरत है, तो हमने कहा बिल्कुल फेस शील्ड आपको जो ज़रूरत है वो प्रोवाइड की जाए। अनुज रावत जो कि रामनगर के रहने वाले हैं और आईपीएल में खेलते हैं, राष्ट्रीय दर्जे के क्रिकेटर हैं। आज उनके द्वारा कोतवाली पुलिस में आकर फेस शील्ड दी गई हैं उनके और उनके परिवार के द्वारा। ये लगभग 1 लाख रुपए मूल्य के हैं।
स्थानीय पुलिस जो कि संक्रमण के इस दौर में लोगों की सेवा में जुटी हुई है, ऐसे समय पे पुलिस के लिए किसी ने सहयोग का हाथ बढ़ाया है और इस फेस शील्ड को प्रदान किया है। मुझे उम्मीद है कि इनके द्वारा हम और प्रभावी ढंग से अपनी ड्यूटियां संपादित कर पाएंगे। और चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पिछले 7 दिनों में कोविड संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 60 से 70% कोरोना पॉजिटिव मामलों में गिरावट आई है। डॉक्टर इसे आरटीपीसीआर टेस्ट की जगह पर 80% हो रहे एंटीजन टेस्ट को एक वजह बता रहे हैं। तो स्थानीय लोग एंटीजन के मुकाबले आरटीपीसीआर टेस्ट को ज्यादा भरोसेमंद बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एंटीजन के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराने की मांग कर रहे हैं। पॉजिटिव पता चला, जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही है वो घूम रहा है, इसलिए आरटीपीसीआर की जगह हम एंटीजन कर रहे हैं। एंटीजन का रिजल्ट 15 मिनट में आ जाता है, उससे पॉजिटिव अगर है तो हम तुरंत उसे आइसोलेट कर देते हैं। एंटीजन का टेस्ट कम करें, आरटीपीसीआर ज़्यादा करें, जिससे लोगों को सहूलियत मिले और उस पर लोगों का विश्वास है। उससे केस कितने आ रहे हैं पता चलेगा लोगों को, जिससे आदमी कम से कम मानसिक तनाव से दूर रहे। और नैनीताल से खबर है, यहां पर 6 गांव दूषित पानी पीने को मजबूर है। खुरपाताल, मंगोली, बजून, जगयूडा समेत कई इलाकों में कोरोना के साथ अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि इन गांवों को पानी की आपूर्ति करने वाला सड़ियाताल झील में गंदगी होने से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। कोरोना की मार झेल रहे इन गांवों पर अब डायरिया, गले का रोग और अन्य बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि कई बार सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन से शिकायत के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीण नाराज हैं। पानी से अगर गांव में अगर रोग फैला तो ये सारे गांव के लोग ही बीमार हो जाएंगे। सड़ियाताल तो छोड़िए, सड़ियाताल से नीचे को जितने भी लोग हैं, चाहे नीचे वाटरफॉल हो, खुरपाताल हो, जगूड़ा, इसके नीचे बहुत सारे गांव हैं, उसकी पेयजल भी यही है और सिंचाई व्यवस्था भी है। कोरोना का इतना बड़ा खतरा हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई इस और ध्यान नहीं दे रहा। क्या कहते हैं अधिकारी? यही कहते हैं कि इसको हम आगे से उनने उसको तोड़ा, उसके बावजूद आज तक उसको कंप्लीट नहीं किया है और लगातार इसमें पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। कोरोना के खतरे के बीच खुरपाताल, मंगोली, बजून के इलाकों के लोगों के लिए एक और संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। ये देख सकते हैं कि ये सड़ियाताल झील है और इसी झील का पानी जो निचले इलाके के जो 10-12 गांव हैं वहां पर इसको पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और देख सकते हैं कि किस तरह जो पूरा पानी है वो पूरी तरीके से मटमैला हो गया है। और ऊपर जो बारिश है उसके बाद जो ऊपर जो घोड़े हैं वहां से घोड़े की लीद इसमें आके लगी है, जिससे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर संक्रमण फैलने का खतरा फैल गया है। ये देख सकते हैं कि जो पानी है वो इस तरह से मटमैला हो गया है, पूरी तरीके से जो घोड़ों की लीद है उससे जो बीमारी है उससे उसका फैलने का खतरा है। इस तरफ देख सकते हैं कि जो लोग हैं इन्होंने कई बार सरकार को, सिस्टम को ये कहा है कि जो उनकी बातें हैं वो सुनी जाएं और जो झील है उसको साफ करी जाए, ताकि जो ग्रामीण परेशान हैं या बीमारियों का खतरा जिस तरह से निचले वाले इलाकों में फैला हुआ है उससे इनको राहत मिल सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है और उसके चलते कई परिवार इसकी चपेट में भी आ गए। ऐसे में उन परिवारों पर इसका ज्यादा असर हुआ है जिनके घर में काम करने वाले ही बीमार पड़ गए। हालांकि उनकी सेवा के लिए अन्नपूर्णा रसोई आगे आई है। रामनगर में कोरोना पीड़ितों के परिजनों की भोजन का जिम्मा हरि शरणम सेवा समिति की अन्नपूर्णा रसोई ने उठाया है। इस रसोई के सदस्यों को आपको सिर्फ एक फोन करना है और उसके बाद समिति के लोग आपके घर तक खाना पहुंचाने पहुंच जाएंगे। तो इस कोविड काल में फिर महाराज जी के मन में प्रेरणा हुई और शहर के नागरिक जनों के द्वारा सहयोग से हमने इस बार कोविड के लिए जो पीड़ित परिवार हैं इन लोगों के लिए भोजन सेवा का प्रारंभ करा, जिसमें कि लगभग काफ़ी लोगों को भोजन जा रहा है और अभावग्रस्त लोग जो इस समय भोजन नहीं बना पा रहे या उनके पास भोजन बनाने के साधन नहीं है वो भी हमारे पास इस रसोई में आके भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इन लोगों के पास दिन और रात में इन दिनों 300 लोगों के भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जिसे वो बखूबी निभा रहे हैं। ये भोजन लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन सर ये 250 से 300 के बीच में पैकेट जा रहे हैं हमारे रोज सुबह शाम के। और जगह जगह जहाँ जहाँ कोविड के पेशेंट जो हैं घर में किसी के नहीं होते हैं, मतलब खाना बनाने वाले, तो उनको भी पहुँचा दे रहे हैं। और जो लोग असहाय लोग हैं जो अपने असमर्थ हैं बनाने में, उनको भी पहुंचा रहे हैं। जो यहाँ आ रहे हैं उन लोगों को भी हम यहाँ पर जो बैठा के भोजन करा रहे हैं।
इस रसोई से जहां लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब हो रहा है, वहीं इस रसोई ने कुछ लोगों को रोजगार भी दिया है, जिसके बाद इस रसोई को कोरोना काल के बाद भी गरीबों के लिए चलाते रहने का फैसला लिया गया है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। और वहीं देवप्रयाग से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। देवप्रयाग के बछेली खाल के पास धौलाधार में 500 मीटर गहरी खाई में गिरकर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी ड्राइवर और क्लीनर दोनों की जान बच गई। आप तस्वीरों में अभी देखेंगे कि किस तरह से ट्रक लुढ़कता हुआ खाई में गिरा। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। उनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। ट्रक चमोली से ऋषिकेश जा रहा था कि रास्ते में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। और सरकार के रोक के आदेश के बावजूद उत्तराखंड वन विभाग में 22 ट्रांसफर कर दिए गए। कांग्रेस ने निशाना साधा तो वन मंत्री को मामले में सफाई देनी पड़ी। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 19 अप्रैल को सीएम तीरथ सिंह रावत ने विभागों में प्रशासनिक और अनुकंपा के आधार को छोड़कर बाकी सभी तरह के ट्रांसफर पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। शिक्षा जैसे बड़े विभागों ने इसका पालन करते हुए रूटीन ट्रांसफर भी रद्द कर दिए। लेकिन इस बीच वन विभाग में स्वेच्छा और जनहित को आधार मानते हुए गुरुवार को 14 रेंजर और 8 अन्य कर्मचारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। रोक के बावजूद हुए इन ट्रांसफर से अब अन्य विभागों के कर्मचारी भड़क गए हैं। कर्मचारी संघों का कहना है कि जब वन विभाग में ट्रांसफर हो सकते हैं तो दूसरे विभागों में क्यों नहीं। वहीं अब कांग्रेस ने भी आग में घी डालने का काम कर दिया है। यदि वन विभाग में ट्रांसफर हो सकते हैं तो अन्य विभागों में क्यों नहीं। शिक्षा विभाग में भी 77 कर्मचारियों के ट्रांसफर की कार्रवाई गतिमान है। अधिकारी वर्ग के ट्रांसफर हेतु आवेदन मांगे गए हैं। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड सरकार से मांग करता है कि शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु ऑनलाइन आवेदन मांग करके काउंसलिंग के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएं। शासनादेश निकालते हैं, सरकार नीति बनाती है, लेकिन उसके अनुरूप चल नहीं रही है। स्थानांतरण में आप देख लीजिए, जब सत्र को आपने शून्य घोषित कर दिया तो किस आधार पर जो है ट्रांसफर हो गए और क्यों ट्रांसफर की इन विषम परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ रही है। उधर ट्रांसफर तो किए गए रेंजर और कर्मचारियों के, लेकिन वन मंत्री उदाहरण आईएफएस के ट्रांसफर का दे रहे हैं। कांग्रेस के बयान पर वन मंत्री का कहना है कि जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको समझ में भी नहीं आएगा ट्रांसफर क्यों हुए। जो पढ़ा लिखा नहीं है या जिसको इशू बनाना है, जिसको समझ में कम आता है, जिसका दिमाग कम है, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हुआ। आप देखो ना, कोई ट्रांसफर है ही नहीं। अब जैसे मुख्यालय में देहरादून से देहरादून में वो प्रमुख वन संरक्षक मुख्यालय में था तो उसको हमने एमडी बर्लिंघम बना दिया, वही देहरादून में ही मुख्यालय। बहरहाल ट्रांसफर का ये मुद्दा सरकार के लिए गले की हड्डी भी बन सकता है, क्योंकि रोक के बावजूद हुए इन ट्रांसफर ने अब दूसरे विभागों में भी ट्रांसफर की मांग को हवा दे दी है। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद अब खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर पंच केदारों के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर से आज द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर की डोली सुबह 7 बजे पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ अपने धाम के लिए रवाना हो गई। 24 मई को 11:30 बजे द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट खोल दिए जाने हैं। आज बाबा की डोली रासी गांव जाएगी, जहां पर रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन यानी कि 23 मई को गोंडार गांव में रात्रि विश्राम होगा और इस दौरान सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। भगवान मद महेश्वर की डोली आज ऊखीमठ से राशि के लिए प्रस्थान कर गई है। मैं क्षेत्रीय जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया, प्रशासन का काफ़ी सहयोग किया और हमारे पुलिस बल ने भी काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ पर कार्य किया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं और भगवान मद महेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि क्षेत्रवासियों को इस कोरोना की भयावह महामारी से बचाए।
और टेहरी में जिला अस्पताल बौराड़ी हिमालयन जॉलीग्रांट पर एक बार फिर से लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल 19 मई को डिलीवरी के बाद नवजात की हालत बिगड़ने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, जिसके रास्ते में ही मौत हो गई, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए और सीएमओ से इसकी शिकायत की। वहीं सीएमओ ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जब रेफर नीचे किया गया तो वहाँ पे लापरवाही सामने आई है। कोई सपोर्टिंग स्टाफ वहाँ बच्चे के साथ नहीं गया और रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ा है, तो इसलिए दोबारा मुझे वहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा। कल का जो इशू है वो भी रात को मेरे संज्ञान में आया था, तो उसमें मैं एक जांच भी बैठा रही हूँ। परिस्थितियों में उन्होंने बच्चे को रेफर किया है, तो जैसे ही कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध जरूर कार्रवाई की जाएगी। और अल्मोड़ा में कोविड कर्फ्यू में तस्कर सक्रिय हो गए हैं और शराब, चरस, स्मैक की तस्करी जमकर हो रही है। पुलिस ने पिछले 5 महीनों में ही जिले से स्मैक करीब 245 ग्राम, चरस 7 किलोग्राम, गांजा 241 किलोग्राम पकड़ा है, जबकि अवैध शराब भी बेचने वालों को पकड़ा है, जिसमें 25 लोग शामिल हैं। एसएसपी ने कहा है कि टीम बनाकर जगह जगह छापेमारी की जा रही है।